आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 4 पाठ 6 बाजार के प्रमुख रूप के अंतर्गत अंतर का अध्ययन करेंगे। पहला अंतर देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा, एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में मूल्य निर्धारक न होकर मूल्य स्वीकारक करने वाली होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्में मूल्य को निर्धारित करती है। पांचवा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। छठवां, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की दशाओं का ज्ञान होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की दशाओं का कोई ज्ञान नहीं होता है। सातवां, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधन पुनः गतिशील होते हैं, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में साधनों की गतिशीलता में अनेक कठिनाइयाँ आती है। नंबर 8, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय व सीमांत आय दोनों एक ही रेखा होती है तथा आधार रेखा के समांतर होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय व सीमांत आय में अंतर होता है। दोनों बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से नीचे रहता है। और नंबर 9, पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता व्यवहारिक है। तो ये थे दोनों में अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। इसके बाद हम दूसरा अंतर देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता, पहला, इसमें अनेक फर्में होती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कई फर्में होती है तथा उद्योग को समूह कहते हैं। दूसरा, एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा, बाजार में विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता होती है। बाजार में विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों स्थिति होती है। चौथा, फर्म की स्वतंत्र कीमत नहीं होती है, फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है, जबकि एक फर्म की स्वतंत्र कीमत नीति हो सकती है, अतः यह कीमत निर्धारण करने वाली होती है। पांचवा, औसत आय एवं सीमांत आय दोनों एक ही रेखा होती है तथा यह आधार रेखा के समांतर होती है। औसत आय व सीमांत आय दो रेखाएं होती है, दोनों रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है तथा सीमांत आय रेखा औसत आय रेखा से नीचे रहती है। छठवा, साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, साधनों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव होता है। और नंबर 7, विक्रय लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विक्रय लागतों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्में होती हैं अतः उद्योग एवं फर्मों में अंतर होता है, जबकि एकाधिकार में केवल मात्र एक ही फर्म होती है अतः उद्योग एवं फर्म में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा, एक फर्म का उद्योग की पूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तीसरा, फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने अथवा उद्योग को छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जबकि उद्योग में नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, अतः फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है एकाधिकार में। चौथा, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध रहती है, जबकि एकाधिकारी वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होती। नंबर 5, फर्में मूल्य निर्धारक न होकर मूल्य स्वीकारक करने वाली होती है, एकाधिकारी वस्तु का मूल्य निर्धारक होता है, न कि मूल्य स्वीकारक करने वाला। छठवां, वस्तु का एक मूल्य होता है, एकाधिकार में मूल्य विभेद संभव है। सातवां, औसत आय व सीमांत आय दोनों एक ही रेखा होती है तथा आधार रेखा के समांतर होती है।
एकाधिकारी की औसत आय व सीमांत आय अलग अलग होती है। सीमांत आय रेखा औसत आय रेखा के नीचे रहती है। नंबर 8, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है और दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। तो ये थे अंतर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर आ, वस्तु के गुण या विशेषता, दूसरा देश की आंतरिक स्थिति। सबसे पहले देखते हैं बाजार के विस्तार को प्रभावित करने तत्व में नंबर आ, वस्तु के गुण या विशेषताएं। किसी वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए उस वस्तु में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है सर्वव्यापक मांग। बाजार के विस्तार के लिए वस्तु की मांग का व्यापक होना अनिवार्य है। जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक व्यापक या विस्तृत होगी, वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होगा। जैसे गेहूं, चावल, कपास, सोना चांदी, टीवी आदि की मांग विश्वव्यापी है, अतः इन वस्तुओं का बाजार भी काफ़ी विस्तृत है। इसके विपरीत जिस वस्तु की मांग कम होती है, उसका बाजार भी छोटा या संकीर्ण होगा। जैसे पगड़ी, धोती या लाख की चूड़ी आदि, इनके जो बाजार है उसकी मांग जो कम होने के कारण काफ़ी छोटा या संकीर्ण होगा। दूसरी विशेषता होनी चाहिए वहनीयता। बाजार के विस्तार के लिए वस्तु में वहनीयता का गुण होना आवश्यक है। वहनीयता का मतलब है भार या वजन। प्रायः जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से लाई और ले जा सकती है, उन वस्तुओं का बाजार काफ़ी व्यापक या विस्तृत होता है, जैसे सोना चांदी आदि। वहीं दूसरी ओर अधिक भार या कम कीमत वाली वस्तुओं का बाजार छोटा होता है, जैसे ईंट, पत्थर, रेत आदि। इसके बाद तीसरा है टिकाऊपन। जिन टिकाऊ वस्तुओं का बाजार काफ़ी विस्तृत होता है, क्योंकि उन वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कपड़ा, मशीन, सोना चांदी आदि टिकाऊ वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार काफ़ी छोटा या सीमित होगा, जैसे सब्जी, दूध, मछली आदि। चौथा है पूर्ति की पर्याप्तता। जिन वस्तुओं की पूर्ति उनके मांग के अनुरूप कर ली जाती है, उन वस्तुओं का बाजार काफ़ी व्यापक या विस्तृत होता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति उसके मांग के अनुरूप नहीं बढ़ाई जाती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर किसी अन्य दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं, अतः वस्तु का बाजार सीमित हो जाएगा। पांचवा है नमूने एवं ग्रेड की सुविधा। जिन वस्तुओं के नमूने बनाए जा सकते हैं या जिनको ग्रेड या वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, उनका बाजार विस्तृत होता है, जैसे गेहूं, मशीन, कपास, दवाई, कपड़ा आदि। इसके विपरीत सब्जी, मछली, दूध आदि का ग्रेडिंग नहीं किया जा सकता, अतः इनका बाजार सीमित होता है। छठवां सुख्याति। जिस वस्तु की लोकप्रियता अर्थात सुख्याति अधिक होती है, तो उसका बाजार उतना ही अधिक विस्तृत होता है, जैसे स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ, फिलिप्स रेडियो, सनलाइट साबुन, निरमा वॉशिंग पाउडर आदि। इसके विपरीत स्थिति में बाजार का क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है, जिन वस्तु की लोकप्रियता कम होती है। सातवां है कीमत की स्थिरता। जिन वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता या प्रामाणिकता पाई जाती है, उनका बाजार अधिक विस्तृत या व्यापक होता है, और इसके विपरीत अस्थिर मूल्य वाली वस्तुओं का बाजार अधिक सीमित होता है। और आठवां है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, उन वस्तुओं का बाजार सीमित होता है,
क्योंकि ऐसी वस्तुओं के न मिलने पर उपभोक्ता दूसरी वस्तु के उपभोग से काम चला लेता है। यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो उस वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। उसके बाद नंबर ब देखेंगे, देश की आंतरिक दशाएं। देश की आंतरिक दशाओं का भी वस्तु के बाजार के विस्तार पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है परिवहन एवं संचार के साधन। यदि देश में परिवहन या यातायात एवं संचार अर्थात बातचीत करने के साधन पूर्ण रूप से विकसित हैं तो उस देश में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा, क्योंकि वस्तुओं को कम लागत पर एवं शीघ्रता तथा सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार टेलीफोन, तार, रेडियो आदि संचार वाहन के साधन भी बाजार को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा है श्रम विभाजन। जिस प्रकार श्रम विभाजन उत्पादन वृद्धि में सहायता करता है, ठीक उसी रूप में वह बाजार के विस्तार में भी सहायक होता है। श्रम विभाजन से बड़े पैमाने का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, छोटे से छोटी वस्तुओं का उत्पादन भी आसानी से कर लिया जाता है और वस्तुएं भी आकर्षक बनती है। तीसरा है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली। यदि देश में बैंकिंग सुविधा का पर्याप्त विकास हो चुका है तो देश में वस्तु का बाजार सामान्य रूप से अधिक विस्तृत होगा, क्योंकि इन सुविधाओं की सहायता से व्यापारिक लेन देन काफ़ी सरल बनाया जा सकता है। अतः बाजार के विस्तार में बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी नीति नंबर 4। सरकारी नीति भी वस्तु के बाजार को प्रभावित करती है। यदि सरकार ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया है तो बाजार अधिक विस्तृत होगा। यदि सरकार ने व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं तो इनसे बाजार का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। पांचवा, व्यापार का वैज्ञानिक तरीका। व्यापार करने का वैज्ञानिक तरीका भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है विज्ञापन। विज्ञापन का जितना अधिक और व्यापक विस्तार होगा, वस्तु का बाजार भी उतना ही अधिक विस्तृत होगा। नंबर 6वां, शांति और सुरक्षा। देश की शांति और सुरक्षा वस्तु के बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। देश की शांति व्यवस्था बाजार का विस्तार करती है, जबकि देश की अशांति बाजार को संकुचित कर देती है। नंबर 7, व्यापारियों की ईमानदारी। यदि व्यापारी वर्ग ईमानदार एवं प्रतिष्ठित है तो क्रेता इनसे प्रभावित होते हैं और दूर दूर के क्रेता भी माल खरीदने के लिए आते हैं, जिसके कारण से बाजार का विस्तार होता है। नंबर 8, व्यापार की स्थिति। बाजार का विस्तार तेजी और मंदी से भी प्रभावित होता है। मंदी काल में व्यापक बेरोजगारी विद्यमान होने के कारण वस्तुओं का क्रय विक्रय कम हो जाता है, जिससे बाजार सीमित हो जाता है। परंतु तेजी काल में क्रय विक्रय और उत्पादन की क्रियाओं के बढ़ जाने के कारण विभिन्न वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत हो जाता है। तो इस प्रकार से बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, वस्तु की विशेषताएं और देश की आंतरिक स्थिति। वस्तु की विशेषता में पहला था सर्वव्यापक मांग, दूसरा वहनीयता, तीसरा टिकाऊपन, चौथा पूर्ति की पर्याप्तता, पांचवा नमूने एवं ग्रेड की सुविधा, छठवां सुख्याति, सातवां कीमत की स्थिरता, नंबर 8 स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। इसी तरह दूसरे वर्ग में देश की आंतरिक स्थिति में पहला है परिवहन एवं संचार के साधन, दूसरा श्रम का विभाजन, तीसरा सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली, चौथा सरकारी नीति, पांचवा व्यापार का वैज्ञानिक तरीका, छठवां शांति एवं सुरक्षा, सातवां व्यापारियों की ईमानदारी, नंबर 8 व्यापार की स्थिति।